हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग ज्योग्राफी का पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। एक पार्ट हम लोग पहले बना चुके हैं। अब हम लोग इस पार्ट में उसके आगे देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा व्हाट इज रिसोर्स, रिसोर्स किसे कहते हैं। जो भी हमारे पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ जो मौजूद है, वो सारी वस्तु जो हमारी ज़रूरत को जो पूरा करता है, एवरीथिंग अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट विच सेटिस्फाई आवर नीड्स इज अ रिसोर्स। अब उसमें तीन कंडीशन हम लोग देखे थे कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। फिर हम लोग क्लासिफिकेशन देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक और बायोटिक, फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, एग्जॉस्टेबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। फिर उसमें ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम लोग नेशनल, इंटरनेशनल, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, तो ये सब सारा चीज हम लोग देखे थे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स, स्टॉक, रिजर्व, डेवलप्ड रिसोर्सेज सब देखे थे। फिर हमने ये भी चर्चा किया था कि किस तरह से डेवलपमेंट धीरे धीरे, जब रिसोर्सेज का जब डेवलपमेंट हुआ तो हम लोग इनडिस्क्रिमिनेट यूज करने लगे और उस इनडिस्क्रिमिनेट अंधाधुंध उपयोग करने लगे रिसोर्सेज का, और जिसके कारण आपका डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज होने लगा। फिर एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज होने लगा, जिसके कारण सोसाइटी हमारा दो सेगमेंट में बट गया था, हैव्स एंड हैव नॉट्स, रिच एंड पुअर। फिर हम लोग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रहा था, जैसे ग्लोबल वार्मिंग आपका हो रहा था, फिर ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा था, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा था। तो हम लोगों ने दो तरह का समस्या देखा था, एक सोशल प्रॉब्लम्स और एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ये सब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में हम लोगों ने चर्चा किया था। फिर हम लोग एजेंडा 21 को डिस्कस किए थे, जो फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में, जिसमें सभी देश के लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए और उन्होंने एक एजेंडा 21 पे साइन किया था, जिसमें किस तरह से जो एनवायरमेंटल और सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो सोसाइटी में है, किस तरह से वर्ल्ड पीस हो पूरे विश्व में, इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था। अब यहाँ से हम लोग चर्चा करेंगे अब इस वीडियो में रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। जैसा कि यहाँ पे आप हेडिंग देख रहे हैं, रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स का प्लानिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्लास 10th का ज्योग्राफी है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसका सेकेंड वीडियो है आपका। हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे इसमें, पार्ट वाइज पार्ट। आपका अगर कोई भी समस्या होगा उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो ये जो पहला हेडिंग है आपका हमारा रिसोर्स प्लानिंग। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होगा, रिसोर्स का प्लानिंग करना बहुत ही जरूरी है, तो व्हाई, यहाँ पे क्वेश्चन आपका आएगा और ये व्हाई रहेगा कि व्हाई देयर इज नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। क्वेश्चन ये आपका निश्चित 3 नंबर में ये पूछा जा सकता है, या बहुत पहले पिछले एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई देयर इज नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग का जरूरत क्यों है। यहाँ पे देखिए हम लोग ये 3 पॉइंट में आपको डिस्कस किया गया है, ये 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट आराम से आप हम लोग समझेंगे, इसे आप एग्जाम में लिख सकते हैं अगर एक क्वेश्चन रहा तो। क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा कि व्हाई देयर इज नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, ये रिसोर्स प्लानिंग का जरूरत क्यों है, व्हाई। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है आपका, प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो प्लानिंग है ये हमारा वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी है। कोई भी चीज देखिए हम लोग बिना प्लानिंग के नहीं कर सकते हैं। अगर हम पढ़ाई करते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें एक प्लानिंग का जरूरत होता है कि कौन सा पहले सिलेबस जैसे हम लोग देखते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट हमारा कमजोर है, कौन सा स्ट्रांग है, किस पे ज्यादा टाइम देना है, किस पे कम टाइम देना है। तो इस तरह का एक प्लानिंग का जरूरत होता है। कोई भी अगर काम करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी, जैसे मान लीजिए घर बनाना है तो कहाँ पे घर बनाना है, जमीन कहाँ खरीदना है, किस तरह से पार्किंग होगा, कितने फ्लोर बनाएंगे, किस तरह का मटेरियल यूज होगा, तो एक सारा प्लानिंग हम लोग करते हैं। तो उसी तरह से रिसोर्स का जब यूज हम लोग करते हैं तो इसीलिए उसका प्लानिंग सबसे पहले जरूरी है। तो रिसोर्स का योजना बनाना है उसके बारे में। अब रिसोर्स का प्लानिंग जो है ये काफी बता रहा है कि वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी है। किसके लिए, तो फॉर द जुडिशियस यूज। यहाँ पे ये वर्ड्स हम लोगों को एकदम एक की वर्ड्स है, इसको ध्यान देना है। देखिए एग्जाम में आपको नंबर आपको वर्ड्स पे मिलेंगे, अगर कोई भी सेंटेंस आपको लिखना है, आप याद नहीं कर सकते हैं चीजों को, आपको समझना पड़ेगा। और समझ तो सकते हैं लेकिन समझने के बाद फिर एक जो प्रोसेस है वो कीवर्ड्स आपके पास होना चाहिए। कीवर्ड्स जब तक आपको एग्जाम में नहीं रहेंगे आपके पास, तब तक आप सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, तब तक आप उसे
लिख नहीं सकते हैं, तो कीवर्ड्स का होना जरूरी है। अब ये जुडिशियस यूज जो है ये आपका कीवर्ड है। अब प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स का यूज करने के लिए जो प्लानिंग है सबसे वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी है। और क्यों? क्योंकि हम लोग जुडिशियस यूज कर सकते हैं, सही तरीके से यूज कर सकते हैं, न्यायपूर्वक यूज कर सकते हैं। हमने बात किया इनडिस्क्रिमिनेटली यूज, जब पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था वहां पे, तो वहां पे जो समस्या हो रहा था डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में, तो किसके कारण हो रहा था? इनडिस्क्रिमिनेट यूज के कारण, अंधाधुन जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं रिसोर्सेज का, इसके कारण। तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज ना हो इसके लिए क्या, जुडिशियस यूज यहाँ पे वर्ड है, तो इसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? इट हैज इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि भारत जैसे कंट्री में प्लानिंग और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है। अब डाइवर्सिटी किस सेंस में है वो ये पॉइंट बता रहे कि इट हैज इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया जैसे कंट्री में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका और हो जाता है। क्यों? विच हैज इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए यहाँ पे एक जो वर्ड बता रहा है, क्यों? सबसे पहले हम लोग को डाइवर्सिटी, इनॉर्मस डाइवर्सिटी ये वर्ड यहाँ पे है, और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए भारत में पर्याप्त मात्रा में रिसोर्स है और रिसोर्सेज में डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी इन द सेंस की विविधता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज हमारे यहाँ है और डिफरेंट रीजन्स में है। भारत का जो बाउंड्री है, पूरा जो टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर से लेकर आपका कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, तो ये जो भी जो रीजन है जो भारत का अगर हम बात करें, तो इसमें काफी ज्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा रिसोर्सेज का। कोई एक तरह का रिसोर्स हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ इनफ रिसोर्स है और डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज है। तो और इसीलिए प्लानिंग करना बहुत ही जरूरी है। तो पहला यहाँ पे कीवर्ड्स आपका जुडिशियस यूज है। दूसरा पॉइंट में क्या है? क्योंकि ये भारत जैसे कंट्री में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इनॉर्मस डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। किसको लेके? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को लेके, कि जो रिसोर्सेज हमारे यहाँ जो अवेलेबल है एक काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है। अब कौन से रिसोर्स का किस तरह से यूज करना है, प्लानिंग करना बहुत ही जरूरी है। तीसरा पॉइंट जो है आपका, there are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहे कि कुछ जो रीजन्स है हमारे यहाँ भारत में, जो जहाँ पे काफी ज्यादा रिच रिसोर्स है, जो सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्स है वो काफी ज्यादा कुछ रीजन में बहुत ज्यादा है, और जो बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। मतलब कुछ जगहों पे रिसोर्स काफी ज्यादा रिच है और कुछ जगहों पे उस रिसोर्स का कमी देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। मतलब कुछ जो जैसे आपका अभी एग्जांपल हम लोग देखेंगे इस तरफ कि बहुत सारा कंट्री, बहुत सारा ऐसा रीजन है हमारे यहाँ जहाँ पे कुछ रिसोर्स काफी ज्यादा बहुत मात्रा में है और कुछ रिसोर्स का वहां पे कमी है। अब तीसरा पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट, देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड एज सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ availability of resources and there are some reasons which have acute shortage of some vital resources। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या बता रहा है आपका कि कुछ ऐसा रीजन है जहां पे कुछ रिसोर्स में काफी ज्यादा रीच है और कहीं और कुछ रिसोर्स का डेफिशिएंट है। फिर और क्या बता रहा है कि कुछ ऐसा रीजन है जहां पे वो रिसोर्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट है, और कुछ ऐसा भी रीजन है आपका विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। मतलब कुछ ऐसा रीजन है जहां पे काफी ज्यादा रिसोर्स है और कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पे काफी ज्यादा कमी है, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। अब इसको एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे झारखंड है आपका, हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत में स्टेट्स की बात कर रहे हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे काफी ज्यादा रिच मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स है हमारे यहाँ। अगर इंडिया का अगर बात करें हम लोग, तो ये जो आपको पेनिनसुलर जो आपको प्लेट्यू जो एरिया है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा आपका मिनरल रिसोर्स है। तो अब मिनरल रिसोर्स में हम लोग तो ये काफी ज्यादा, ये जो भी आपका स्टेट आ गया यहाँ पे, जैसे आपका झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, अब यहाँ पे काफी ज्यादा आपका मिनरल्स है और कोल डिपॉजिट है, तो इसमें हम लोग क्या है, रिच है यहाँ पे। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखेंगे,
अरुणाचल प्रदेश हैज अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पे किसका रिच, कौन सा रिसोर्स है हमारे पास, तो अबंडेंस मतलब पर्याप्त मात्रा में वाटर रिसोर्स है, लेकिन यहाँ पे मिनरल रिसोर्स नहीं है। बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अब अरुणाचल प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में पानी तो है, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर मामले में बात करें तो वहां पे कमी है, पीछे रह जाता है अरुणाचल प्रदेश। तीसरा पॉइंट क्या है, राजस्थान। राजस्थान में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी है, बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज। तो ये सारा पॉइंट अब आप समझ रहे होंगे कि देयर आर रीजन्स इन विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज। मतलब ऐसा रीजन हमारे यहाँ है जो वो काफी ज्यादा रिच है सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज में। जैसे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ये वाटर जो है सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्स है और इसमें काफी ज्यादा अरुणाचल प्रदेश रिच है, बट डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। लेकिन कुछ रिसोर्स डेफिशिएंट है, तो अब किसमें डेफिशिएंट है, तो लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। फिर उसी तरह से अगर बात करें राजस्थान में, तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी तो काफी ज्यादा है हमारे यहाँ, बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज। अब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में है, रिच है, लेकिन वाटर रिसोर्स के मामले में क्या है, डेफिशिएंट है, काफी ज्यादा लो रेनफॉल होता है। फिर इसी तरह से अगर बात करें लद्दाख की, अगर बात करते हैं तो लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। जो लद्दाख है सभी देशों से, राज्य से थोड़ा सा आइसोलेटेड है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, रिच है, यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज है, बट इट इज डेफिशिएंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। वाटर में कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एंड सम वाइटल मिनरल्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये दोनों पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको समझिए। क्या बता रहा है, प्लानिंग ऑफ रिसोर्स क्यों जरूरी है, वाई देयर इज नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। तो क्यों जरूरी है, क्योंकि पहला जुडिशियस यूज होगा, दूसरा में क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ काफी ज्यादा इनॉर्मस डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज का, तीसरा में क्या बता रहा है कि ऐसा क्षेत्र जो कुछ रिसोर्स में तो रिच है लेकिन कुछ रिसोर्स में क्या है, डेफिशिएंट है। तो यहाँ पे एग्जांपल हम लोग देख लिए कि जैसे अरुणाचल प्रदेश है, रिच किस में है, तो वाटर रिसोर्स काफी ज्यादा यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन किसमें कमी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं है। तीसरा पॉइंट में और क्या बता रहे हैं कि कुछ ऐसा रिसोर्स है जो कुछ ऐसा क्षेत्र जो कुछ रिसोर्स में सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन कुछ रिसोर्स का वहां पे क्या है, कमी है, एक्यूट शॉर्टेज है आपका, एक्यूट शॉर्टेज। अब एक्यूट शॉर्टेज यहाँ पे देखिए, एक्यूट काफी ज्यादा कमी है, तो काफी ज्यादा कमी कहाँ पे है, तो राजस्थान में क्या बता रहा है कि सोलर और विंड एनर्जी में तो सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन किसका कमी है, तो वाटर रिसोर्सेज का कमी है। उसी तरह से लद्दाख जो है आपका कोल्ड डेजर्ट है। अब यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज ये वर्ड है, कल्चरल हेरिटेज में काफी ज्यादा रिच है, सांस्कृतिक रूप से जो सांस्कृतिक विरासत है काफी ज्यादा रिच है यहाँ पे, लेकिन इट लैक्स इन, बट इट इज डेफिशिएंट इन वाटर रिसोर्स यहाँ पे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, और भी बहुत सारा वाइटल जो मिनरल्स है यहाँ पे कमी है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप आसानी से इस चीज को आप लिख सकते हैं कि व्हाई देयर इज नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। इस तरह से ये 4 पॉइंट से कुछ एग्जांपल्स है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, वीडियो को रोककर आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरह से पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे इसमें। अब देखिए, अब इसी चीज को यहां पे आपको बता रहा है कि अब इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग किस तरह से हम लोग को जरूरत है। अब इस हम लोग तो रिसोर्स प्लानिंग को देख लिए, अब यहाँ पे हेडिंग क्या है, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, कि भारत में किस तरह से रिसोर्स प्लानिंग आपका किया जाता है। जो हम लोग अभी नीड्स पढ़ लिए कि व्हाई देयर इज नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसे होता है, भारत में किस तरह से सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा रिसोर्स प्लानिंग किया जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो सबसे पहला जो पॉइंट था आपका, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसे होता है, और ये दूसरा, अब इसमें आपको 3 पॉइंट दिया गया है, देयर आर 3 पॉइंट्स इन द रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब सबसे जो पहला पॉइंट आपका है, ये है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज।
अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। हमने देखा है कि भारत में जो इनॉर्मस डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज का, काफी ज्यादा रिसोर्स का डाइवर्सिटी, विविधता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज है, अलग अलग क्षेत्र में है। अब इस तो पहला आपको प्रोसेस क्या है, रिसोर्स प्लानिंग जब इंडिया में होता है तो हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे प्रोसेस के बारे में कि किस तरह से भारत में ये रिसोर्स प्लानिंग किया जाता है। तो जो सबसे पहला काम किया जाता है, ये कीवर्ड फिर यहाँ पे है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। ये वर्ड है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। अलग अलग क्षेत्र में जो रिसोर्सेज हैं उसका सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, पहचान किया जाता है। क्या किया जाता है? पहचान किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन किया जाता है और फिर इन्वेंट्री किया जाता है। इन्वेंट्री मतलब उसका एक लिस्ट तैयार किया जाता है, एक तालिका तैयार किया जाता है, एक सूची तैयार किया जाता है कि भाई कौन से क्षेत्र में रिसोर्स का सबसे पहले पहचान किया गया कि भाई यहाँ पे अब ये जैसे मान लीजिए साउदर्न इंडिया है, तब वहाँ पे कौन सा रिसोर्स है, या किसी पर्टिकुलर जगह पे वहाँ पे किस तरह का रिसोर्स है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और इन्वेंट्री किया जाएगा, पहचान किया जाएगा और उसका एक लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब इसमें फिर और क्या प्रोसेस है, तो सर्वेइंग क्या किया जाता है, तो सर्वे किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है। फिर मैपिंग, उसका मैपिंग, एक मैप तैयार किया जाता है कि उस रीजन में है किस तरह से, उसका एक मैप पे ओवरव्यू एक तैयार किया जाता है। फिर और क्या किया जाता है, तो इसका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। अब कितना क्वालिटी में है और कितना क्वांटिटी में है इसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। और उसके बाद इस तरह से आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज हुआ, इसमें सर्वेइंग होता है, सर्वे किया जाता है, मैपिंग किया जाता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। अब ये वर्ड याद रखना, क्वांटिटेटिव सर्वे किया गया, मैपिंग किया गया, फिर उसके बाद क्वालिटेटिव मतलब किस क्वालिटी का है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि फिजिबिलिटी ऑफ व्हाट इज रिसोर्स में हम लोग देखे थे कि जिस तरह से वहां पे हम लोग देखे थे कि 3 कंडीशन था, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब इकोनॉमिकली फिजिबल यहीं पे आपको आ रहा है कि किस क्वालिटी का है और किस क्वांटिटी का, इसका एस्टिमेशन, एक आंकड़ा तैयार किया जाता है और मेजरमेंट किया जाता है रिसोर्स का। अब मान लीजिए अगर क्वालिटी, अगर माइनिंग किया जाए, बहुत खर्च करके वहां पे करोड़ों रुपया खर्च करके माइनिंग किया जाए और बहुत ही बेकार क्वालिटी का आयरन निकला जिसका कोई यूज नहीं है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। और क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी को भी ध्यान में रखा जाता है कि किस क्वांटिटी में, कितना क्वांटिटी, मान लीजिए किया गया और बहुत थोड़ा बहुत क्वांटिटी निकला। तो इस तरह से आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स किया जाता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब दूसरा जो ये पॉइंट है, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर को इवॉल्व किया जाता है, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब प्लानिंग तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन प्लानिंग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर नए नए आइडियाज को डेवलप किया जाता है, निकाला जाता है। तो इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होना चाहिए, मतलब जो प्लानिंग जो किया जाता है, ये जो वर्ड है यहाँ पे इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, एक पूरे प्लानिंग स्ट्रक्चर को इवॉल्व किया जाता है और जिसमें कि अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो, आपको स्किल हो, ये सब चीजों को फाइंड आउट किया जाता है। और इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि इवॉल्विंग एक प्लानिंग स्ट्रक्चर को इवॉल्व किया जाता है जिसमें अप्रोप्रिएट हमारे पास क्या हो, टेक्नोलॉजी हो, स्किल हो और एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप आपको हो कि ताकि रिसोर्स डेवलपमेंट को हम लोग आसानी से इंप्लीमेंट कर सके। अब देखिए जैसे मान लीजिए ओएनजीसी अगर हम लोग लेते हैं कि एग्जांपल, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स में अगर ये देख रहे हैं, यहाँ पे जो बात है इंस्टीट्यूशनल सेटअप, तो ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन हो गया। अब इसका काम क्या है कि जितना जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कहाँ पे है आइडेंटिफाई करना, मैपिंग करना, सर्वे करना, मतलब ये इंस्टीट्यूशनल सेटअप है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए ओएनजीसी को सरकार ने जिम्मा दे दिया कि यही सारा चीज अब काम करेगा कि किस तरह का हम लोग स्किल यूज करेंगे, किस तरह का टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, किस तरह का हमारा प्लानिंग स्ट्रक्चर होगा। तो ये सब सारा सेटअप, और इस तरह से बहुत सारा है, जैसे कोल इंडिया है तो कोल का माइनिंग किस तरह से होगा ये सब देखेगा।
तो ये सेकेंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। अब यहाँ पे देखना है कि मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। अब यहाँ पे दो वर्ड है, एक रिसोर्स का डेवलपमेंट प्लान है आपका, यहाँ पे ध्यान देना है, एक रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान और दूसरा कौन सा प्लान है, नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ये क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ये थर्ड पॉइंट है हमारा रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया का, कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है कि किस तरह से रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है, कि कौन सा रिसोर्स का ज्यादा यूज करना है, कौन सा रिसोर्स का कहाँ पे इस्तेमाल करना है, इस और वो किससे मैच होना चाहिए, तो नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे अब नेशनल डेवलपमेंट प्लान देखिए, अब कोई एक रिसोर्स का यूज करके हम पूरे नेशन का पूरे नेशन को डेवलप नहीं कर सकते हैं। अगर एक राष्ट्र को अगर डेवलप करना है, अगर नेशनल डेवलपमेंट के लिए अगर प्लानिंग अगर करना है, तो सारे रिसोर्सेज को हम लोगों को देखना पड़ेगा। अब जैसे इस तरह से हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए हमारे घर में अलग अलग जगहों पे हम लोग पैसा खर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए घर बनाना है, शिक्षा के ऊपर पैसा खर्च करना है, अपने पहनावा ओढ़ावा कपड़ा के ऊपर पैसा खर्च करना है, कहीं घूमने जाना है, खाना पीना है। अब हर पैसा हमारे पास एक रिसोर्स है, अब उसको अलग अलग जगहों पे खर्च करना है। तो हमारा डेवलपमेंट केवल अगर हम मान ले कि केवल खाने पीने पे अगर खर्च करें, तो क्या हमारा डेवलपमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। या केवल हम लोग पहनावा ओढ़ावा पे अपना पूरा पैसा खर्च कर दें, तो क्या ओवरऑल डेवलपमेंट हमारा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मतलब जो हमारे पास जो पैसा है, उस पैसा को जो भी हमारा जरूरत है, जो भी हमारे जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, घर हो गया, भोजन, हर चीज पे पैसे को खर्च करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। उसी तरह से यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट अगर करना है तो हर रिसोर्स का यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि केवल जैसे मान लीजिए सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, फिर हाइड्रो पावर एनर्जी है, अब सरकार केवल सोलर एनर्जी पे ध्यान दे, बाकी सब एनर्जी को नेग्लेक्ट करे, तो क्या हमारा नेशनल डेवलपमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो सरकार को हर चीज पे ध्यान देना है नेशनल डेवलपमेंट के लिए, सोलर पे भी, विंड पे, न्यूक्लियर पे, या और भी जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है उस पे। तो उसी तरह से यहाँ पे बता रहे कि मैच होना चाहिए। क्या मैच होना चाहिए, तो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। इस तरह से हम लोग भारत में रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। ये तीन आपको पॉइंट है यहाँ पे, ये तीनों पॉइंट आप एग्जाम में लिख सकते हैं। आप इसे भी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग से ही रिलेटेड यहाँ पे बता रहा है कि रिसोर्स प्लानिंग तो ठीक है हम लोग करते हैं, लेकिन केवल रिसोर्स का अवेलेबल होना ही डेवलपमेंट नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए हमारे घर में चावल रखा हुआ है, दाल रखा हुआ है, सब्जी रखा हुआ है, और तो क्या हमारा पेट भर जाएगा, नहीं। अगर पेट अगर भरना है तो उसको बनाना पड़ेगा, बनाकर उसे खाना पड़ेगा, तब जाके हमारा पेट भरेगा। ऐसा नहीं कि कच्चा चावल रखा हुआ है, दाल रखा हुआ है, तो केवल होने मात्र से हमारा जो भूख है वो समाप्त नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से रिसोर्स का होना, रिसोर्स का अवेलेबल होना ये पर्याप्त नहीं है डेवलपमेंट के लिए। बहुत सारा ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपका रिसोर्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कंट्री काफी ज्यादा डेवलप है। हमारे यहाँ अगर स्टेट में ही अगर बात करें, तो अगर उड़ीसा का एग्जांपल लेते हैं, उड़ीसा एक रिच रिसोर्स मिनरल्स वहाँ पे काफी ज्यादा है। सबसे ज्यादा अगर आयरन, कोल अगर बात करें तो उड़ीसा में है, काफी ज्यादा ये सब मिनरल के क्षेत्र में वो रिच रिसोर्स है वहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर पुअर कंट्री के लिस्ट में देखेंगे तो उड़ीसा सबसे नीचे में आता है। तो रिसोर्स का होना ये जरूरी नहीं है कि वहाँ डेवलपमेंट होगा। समझ में आ रहा है बात। तो उसी तरह से यहाँ पे ये पॉइंट है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे वही चीज है, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। सबसे पहले तो ये लाइन क्या बता रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्स का भाई अवेलेबल होना जरूरी है। ये पहला कंडीशन है। क्या कंडीशन है, रिसोर्स का अवेलेबल होना। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। किसी भी क्षेत्र में अगर डेवलपमेंट चाहिए
तो जो सबसे जरूरी जो कंडीशन है वो क्या है कि रिसोर्स का अवेलेबल होना, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। बट अब सेकेंड पॉइंट में यहां पे देखेंगे, बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहां पे हम लोग देखेंगे, यहां पे पेन दूसरा इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इसको देखिए, बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज यहां पे बता रहा है, ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहां पे देखिए क्या बता रहा है कि केवल रिसोर्स का अवेलेबल होना पर्याप्त नहीं है। किसके एब्सेंस में? अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी न रहे, हमारे पास इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे, तो हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो देखिए अब ये चीज हम लोग पहले भी देखे हैं, आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। एक हम लोग एक डायग्राम यहाँ पे देखे थे, अब फर्स्ट पेज में ही याद कीजिए, एक ट्रेंगल जैसा हम लोग बनाए थे, और ट्रेंगल में हम लोग देखे थे कि ऊपर में नेचर था, यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी था, और यहाँ पे क्या था, देखिए यहाँ पे हम लोग देखे थे कि नेचर है, टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पे हम लोग ह्यूमंस, और यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस था आपका। अब इस तरह से हम लोग देखे थे यहाँ पे कि जो ह्यूमन बींग से इंटरेक्ट करता है, कहाँ इंटरेक्ट करता है? नेचर से। और नेचर से इंटरेक्ट करता है मतलब नेचर में जो भी जो मटेरियल्स है उससे इंटरेक्ट करता है, और इंटरेक्ट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी और विद वो एक इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करता है, और इस तरह से वो रिसोर्सेज का क्रिएशन किया जाता है, रिसोर्स बनाता है। जैसे एनवायरमेंट से हम लोग किए, तो जैसे कोयला नीचे में रखा हुआ है, अब कोयला नीचे में रखा हुआ है तो क्या बिजली बन जाएगा? नहीं बनेगा। उस कोयला को निकाला जाता है जमीन के नीचे से, माइनिंग किया जाए। अब माइनिंग करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए। अब टेक्नोलॉजी के बाद एक इंस्टीट्यूशंस चाहिए जहां पे उस कोल से एनर्जी क्रिएट किया जाए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि बट पहला कंडीशन क्या था कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, रिसोर्स का अवेलेबल होना जरूरी है किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए। बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस में हिंडर डेवलपमेंट। लेकिन केवल अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज होना पर्याप्त नहीं है। अगर हमारे पास क्या ना रहे, टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा, इंस्टीट्यूशंस नहीं रहेगा, तो रिसोर्स का अवेलेबल होने के बावजूद भी हम लोग डेवलप नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेकंड पॉइंट समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसी का वो एक चीज बता रहे हैं कि रिच इन रिसोर्सेज इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। बहुत सारा ऐसा भारत में भी देखा गया है, वर्ल्ड में भी ऐसा रीजन देखा गया है जो रिसोर्सेज में क्या है, काफी ज्यादा रिच है, मतलब वहां पे रिसोर्सेज का कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है वो रीजन्स। जैसे उड़ीसा का एग्जाम्पल हमने देखा है। उड़ीसा में अभी हमने बात किया कि उड़ीसा में सबसे ज्यादा कोल और आयरन का रिजर्व, लेकिन इसके बावजूद भी उड़ीसा कैसा स्टेट है? इकोनॉमिकली एक बैकवर्ड स्टेट है आपका। और पुअर रिसोर्स बेस, यहाँ पे क्या है कि पुअर रिसोर्स बेस है हमारा, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग कैसे हैं? इकोनॉमिकली डेवलप्ड। बहुत सारा ऐसा भी क्षेत्र, जैसे जापान का एग्जाम्पल हमने देखा है। जापान क्या है? एक रिसोर्स, पुअर रिसोर्स बेस्ड है, वहां पे बहुत ज्यादा रिसोर्स नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कैसा है? इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि रिच इन रिसोर्सेज इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन, पुअर रिसोर्सेज बेसिस इकोनॉमिकली डेवलप्ड। मतलब ये पूरे पॉइंट का मतलब यही बता रहा है यहाँ पे कि केवल रिसोर्स का होना पर्याप्त हमारे पास नहीं है, रिसोर्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस का भी होना जरूरी है। देयर इज अ इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। और ये तीनों से इंटरेक्ट कौन करेगा? तो ह्यूमन बींग्स। जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में एक ट्रेंगल बनाकर हम लोगों ने देखा था, एनसीईआरटी बुक में भी ये दिया गया है कि देयर इज अ इंटर रिलेशनशिप रिलेशन बिटवीन द नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। और इस तीनों से ह्यूमन बींग इंटरेक्ट करता है और रिसोर्सेज का क्रिएशन होता है, तभी जाके किसी भी क्षेत्र में आपका क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। केवल रिसोर्स का अवेलेबल होने से काम नहीं चलेगा, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस आपको डेवलप करना पड़ेगा।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, सॉरी, हाँ, अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। अब देखिए बहुत सारा, जैसे अगर हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे, अब देखिए अगर हम लोग भारत के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे देख रहे हैं, अब इंडिया में तो आप बोले कि सर, तो अभी आप चर्चा कर रहे थे कि भारत में इनॉर्मस रिसोर्स है, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी काफी ज्यादा, बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज हमारे यहाँ है, काफी ज्यादा पर्याप्त मात्रा में संसाधन है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत क्यों नहीं डेवलप कर पाया? इसका एक हिस्टोरिकल रीजन भी है। अब हिस्टोरिकल रीजन क्या है, तो हम लोग इस पॉइंट को देखेंगे यहाँ पे, द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन, ये वर्ड हम लोगों को ध्यान रखना है। कॉलोनाइजेशन क्या होता है सबसे पहले, अब कॉलोनाइजेशन के इतिहास को हम लोग देखेंगे कि द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन क्या था? कॉलोनाइजेशन एक प्रोसेस था जिसमें कोई भी एक जो कंट्री दूसरे कंट्री को एक्सप्लॉइट करता है, कोई भी एक रिच कंट्री, एक स्ट्रांग कंट्री अपने से कमजोर देश को कंट्रोल करता है और कंट्रोल करके वहां के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है। तो हमारा भी देश कॉलोनी था, इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। जो ब्रिटेन था बहुत सारे विश्व में उसके कॉलोनी थे, भारत भी उनमें से एक था। और देखिए होता क्या है कि जो भी उस समय के जो कॉलोनी थे वो वहां पे रिसोर्सेज बहुत पर्याप्त मात्रा में थे, और वही अट्रैक्शन का मेन कारण था। वही जो ब्रिटिशर्स थे या अदर जो यूरोपियन कंट्री के जो कॉलोनाइजर्स थे उनको अट्रैक्ट करता था, समझ रहे हैं? क्योंकि उनके देश में उतना ज्यादा रिसोर्स था नहीं। अब वो लोग रिसोर्सेज की तलाश में पूरे विश्व में अलग अलग एक्सप्लोर किया देशों को, और जब अलग अलग जब देशों में उन्होंने गया तो देखा करे यहाँ पे तो बहुत रिसोर्स है, तो उसको धीरे धीरे उसको कॉलोनी बनाना शुरू किया, उसका एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू किया। तो भारत का भी उस तरह से एक्सप्लॉइटेशन हुआ। रिच रिसोर्सेज इन द कॉलोनीज, मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। आई होप आपको ये लाइन समझ में आ रहा होगा कि कॉलोनाइजेशन का हिस्ट्री है। कि कॉलोनाइजेशन में भी हमने चर्चा किया कि एक रिच कंट्री पुअर कंट्री को या और भी कंट्री को क्या करता है, कंट्रोल करता है और उसके रिसोर्सेज का यूटिलाइज करता है। तो रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज, कॉलोनीज में कैसा रिसोर्स है? रिच रिसोर्सेज है। और एंड दिस वाज द मेन रीजन फॉर द अट्रैक्शन, मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। अब यहाँ पे देखिए हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब उन्होंने अपने यहाँ काफी ज्यादा, जब कॉलोनी जब यहाँ पे जब डेवलप हुआ, जब ब्रिटेन ने अलग अलग देशों को जब कब्जा किया और खास करके भारत को, और यहाँ से रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन किया, मतलब यहाँ से रिसोर्स वो लोग अपने यहाँ ले जाते थे, और अपने यहाँ उन्होंने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया, उन रिसोर्सेज का यूटिलाइज किया, और इस तरह से उनका डेवलपमेंट हुआ और हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब वो जो कॉलोनाइजर थे, जैसे जो ब्रिटेन है यहाँ पे, अब ब्रिटेन का डेवलपमेंट क्यों हुआ? क्योंकि ये इंडिया से क्या ले जा रहा था? भारत से ये ले जा रहा था रिसोर्स को अपने यहाँ। और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये 10th क्लास में हम लोग हिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ेंगे, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि किस तरह से ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ और हमारे यहाँ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ उसी टाइम पे। मतलब भारत का जो उद्योग था वो चौपट हुआ और ब्रिटेन में उद्योग फलने फूलने लगा, वहां पे डेवलप होने लगा। ये क्यों? तो केवल और केवल एक कारण था, ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन अ पर्टिकुलर रीजन डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल। आई होप आपको ये लाइन समझ में आ रहा होगा कि जो रिसोर्स का डेवलपमेंट है इन पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि जैसे भारत में अवेलेबल था रिसोर्स लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग डेवलप नहीं हो पाए। इसका क्या कारण था? बट ऑल्सो क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, हमारे पास जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नहीं था, एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, और जो कॉलोनाइजेशन, ये जो एक्सपीरियंस हम लोग ने झेला, इसके कारण हमारे यहाँ रिसोर्सेज का उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे आगे। अब
इस तरह से रिसोर्सेज का काफी ज्यादा इनडिस्क्रिमिनेट यूज होने लगा, काफी ज्यादा मिस यूज, ओवर यूज, और इस तरह से रिसोर्सेज का डिप्लीशन होना शुरू हुआ। तो अब यहाँ पे जो मेन जो पॉइंट्स आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि देयर इज नीड ऑफ कंजर्वेशन। यहाँ पे अब कंजर्वेशन का जरूरत है, रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज को बचाना जरूरी है, क्योंकि हमने पिछले डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में भी पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि किस तरह से डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स इनडिस्क्रिमिनेट यूज के कारण डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है, आपका फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। तो सो देयर इज नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कंजर्व करने की जरूरत है। तो अभी क्वेश्चन में भी आ सकता है कि व्हाई देयर इज नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हाई क्वेश्चन आएगा कि क्यों, व्हाई देयर इज नीड ऑफ कंजर्वेशन, तो क्यों कंजर्वेशन का जरूरी है। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए रिसोर्सेज का होना जरूरी है। रिसोर्सेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेवलपमेंटल एक्टिविटी। बट अब हम लोग यहाँ पे समस्या क्या है कि इरेशनल कंजम्पशन कर रहे हैं, जैसे इरेशनल यूज, इनडिस्क्रिमिनेट यूज। तो ऐसे ही यहाँ पे वर्ड है कि इरेशनल यूज, कैसा हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, इरेशनल तरीके से, रेशनल तरीके से नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। अब पेड़, मान लीजिए ट्री का यूज, लकड़ी का यूज हम लोग को करना है, लेकिन अब अंधाधुन लकड़ी को हम लोग क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, जंगल के जंगल हम लोग साफ कर दे रहे हैं। ये कैसा कंजम्पशन कर रहे हैं, इरेशनल कंजम्पशन कर रहे हैं। इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन, ये दो वर्ड आपको याद रखना है, दीज आर द कीवर्ड। फिर से हम बोल रहे हैं, इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स। अब ये कैसा प्रॉब्लम्स हो रहा है आपको, तो सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया है कि हम लोग उसमें देखे थे कि दो तरह का प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक सोशल प्रॉब्लम्स है और एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है आपका। तो सोशियो और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये दो तरह का प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे पहले भी चर्चा किए थे, जो एजेंडा 21 में जो ग्लोबल समिट हुआ था, अर्थ समिट, उसमें भी देखे थे कि यही मेन दो समस्या था। और उसी चीज को यहाँ पे बता रहा है कि रेशनल कंजम्पशन के कारण और ओवर यूटिलाइजेशन के कारण रिसोर्सेज का, ये दोनों इरेशनल कंजम्पशन और ओवर यूटिलाइजेशन के कारण किस तरह का समस्या हो रहा है, तो सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है। फिर आगे, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इंपॉर्टेंट। और इसीलिए इरेशनल कंजम्पशन, ओवर यूटिलाइजेशन के कारण सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रहा है। सो वी नीड टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज। ताकि इसका क्वेश्चन आपको मिल गया होगा कि व्हाई देयर इज नीड टू कंजर्व द रिसोर्सेज। अब यहाँ पे बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, बहुत सारे जो लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स, उन्होंने भी इसके ऊपर रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए कंसर्न अपना जाहिर किया है। अब इसमें हम लोग गांधी जी का नाम जानते हैं, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता रह चुके हैं। उनका एक यहाँ पे ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को आपको एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है, या कोई भी अगर कंजर्वेशन से अगर रिलेटेड अगर कोई भी अगर आंसर अगर लिखना हो, अगर आपके आंसर शीट्स में, तो आप इस स्टेटमेंट से अपना आप शुरुआत कर सकते हैं आंसर को। स्टेटमेंट क्या है, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रेड। मतलब गांधी जी का कहना था कि हमारे पास देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडी नीड, कि सभी लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे पास एनफ रिसोर्स है। कैसा रिसोर्स है, एनफ रिसोर्स है। देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रेड। लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्स नहीं है। जैसे मान लीजिए क्लासरूम में अगर यहाँ पे अगर 20 बच्चे हैं, अगर मान लीजिए 1 किलो अगर मिठाई हम लाते हैं, और वो मिठाई को अगर मान लीजिए अगर एक अगर सबको अगर जुडिशियस तरीके से अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें तो सबको मिल जाएगा। तो सबका जो जरूरत है, मान लीजिए भूख लगा हुआ है, तो सबके जरूरत को पूरा किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई एक बच्चा का जो ग्रीड है, अब वो क्या करे कि वो पूरा चोरी करके ले जाए अकेले में और पूरा खा जाए, तो क्या उसका भूख समाप्त होगा, नहीं हो पाएगा।
वही चीज यहाँ पे गांधी जी का कहना था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, कि सभी लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे पास इनफ रिसोर्स है, लेकिन किसी के ग्रिड को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्स नहीं है। फिर अब वहां पे क्या कहा है, फिर उनका कहना था कि he placed the greedy and the selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for the resource depletion। अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि गांधी जी का कहना था कि रिसोर्स, यहाँ पे देखिए, रिसोर्स डिप्लीशन का मेन कारण उन्होंने किसको माना है, तो टेक्नोलॉजी को माना है। He placed the greedy and selfish individuals, मतलब जो ग्रीडी लोग हैं, जो सेल्फिश जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, जो ग्रीडी और सेल्फिश जो इंडिविजुअल्स हैं, यहाँ पे ग्रीडी देख रहे हैं आप और यहाँ पे सेल्फिश है, ये दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं, और एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दीज आर द रूट कॉज। ये रूट कॉज है, किसका रूट कॉज है, तो रिसोर्स डिप्लीशन का, मतलब जो रिसोर्स का जो डिप्लीशन हो रहा है, जो अंधाधुंध जो पेड़ों का कटाई हो रहा है, अदर जो मिनरल्स रिसोर्स का हम लोग जो उपयोग कर रहे हैं, किसके कारण हो रहा है, तो ग्रीडी और सेल्फिश इंडिविजुअल्स के कारण और एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ द टेक्नोलॉजी के कारण। एंड अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन। अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है, अब ये दो वर्ड उनका कहना था, एक है यहाँ पे मास प्रोडक्शन, देखिए, और एक है प्रोडक्शन बाय द मासेज। अब इसका मतलब क्या हुआ, मास प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्शन बाय द मासेज, इसको हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए, अगर हम लोग कॉलोनाइजेशन के बारे में अभी चर्चा किया, जब हिस्ट्री में जाएंगे, जब कॉलोनाइजेशन का जब प्रोसेस देखेंगे, तो किस तरह से ब्रिटेन जो था हमारे यहाँ से जो कॉटन, रॉ कॉटन को अपने यहाँ ले जाता था और अपने यहाँ इंडस्ट्री में कपड़ा बनाता था और फिर उस कपड़ा को लाके भारत में ही बेचता था। अगर उसके पहले अगर देखें, भारत में जो इंडस्ट्री था उसमें मशीन से काम नहीं होता था, उसमें सब लोग हैंडीक्राफ्ट वर्क ज्यादा होता था। जो वीवर्स होते थे, जो कपड़ा बुनने वाले लोग होते थे, वो हाथ से कपड़ा बुनते थे, धागा जो बनाने का काम होता था, स्पिनिंग जो होता था, ये सब सारा चीज हाथ से होता था। इसीलिए आप देखेंगे आजादी के समय गांधी जी ने चरखा बंटवाया था, इसीलिए क्योंकि गांधी जी चाहते थे, क्योंकि देखिए ब्रिटेन में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा था, जो इंडस्ट्री जो लग रहा था, जिसमें मशीन से लगाया जा रहा था और मशीन के द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा था, तो वो मास प्रोडक्शन हो रहा था। वो कैसा प्रोडक्शन हो रहा था, मास प्रोडक्शन। अगर मशीन से अगर कपड़ा बनाना है तो एक दिन में 500 कपड़ा बन जा सकता है, लेकिन गांधी जी क्या चाहते थे, प्रोडक्शन बाय द मासेज, मतलब जो प्रोडक्शन हो मासेज के द्वारा हो। किसके द्वारा हो, मासेज के द्वारा। मासेज मतलब अब सोचिए, अगर कपड़ा जो बुनकर लोग होते हैं, जैसे घर में आप हम लोग देखते होंगे, मम्मी लोग हमारे स्वेटर बुनने का काम करते थे। अब एक स्वेटर को बुनने में पूरा ठंड का समय लग जाता था, मतलब इस ठंड में अगर स्वेटर बुनने का काम शुरू हुआ तो समझिए कि आप स्वेटर को अगले ठंड में पहनेंगे, इस ठंड में आप नहीं पहनेंगे। लेकिन मशीन से अगर स्वेटर अगर बुनना हो तो एक दिन में हजारों स्वेटर बनाया जा सकता है। समझ में आ रहा है बात। तो गांधी जी इसके विरोध में थे। गांधी जी का कहना था कि मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, और मास प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, इंडस्ट्री में हो रहा है, ठीक है, मतलब इंडस्ट्री में एक ही साथ बहुत सारा प्रोडक्शन किया जा रहा है। गांधी जी का कहना था कि प्रोडक्शन बाय मासेज, मतलब उत्पादन तो होना चाहिए लेकिन किसके द्वारा, मासेज के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे अच्छा एम्प्लॉयमेंट हम लोग देखेंगे कि गांधी जी चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा से लोगों को रोजगार मिले। ये रोजगार कैसे मिलेगा, मास प्रोडक्शन से अगर होगा। जैसे गांव में अभी एक और एग्जांपल देखते हैं, हार्वेस्टर से खेतों का कटाई होता है, हार्वेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं। अब पहले जो हार्वेस्टिंग होता था, पहले मजदूर लोग अपने हाथ से मतलब हसुआ से, जो भी टूल्स होता है उससे धान का कटाई, गेहूं का कटाई, अपने फसलों को काटते थे। अब उसमें मतलब 50 मजदूर लोग मिलके महीनों दिन कटाई चलता था धान का गांव में। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हार्वेस्टर एक व्यक्ति चला रहा है, बस ड्राइवर, और ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति का और जरूरत है। और एक दिन में मतलब जो 50 मजदूर लोग मिलके 50 दिन में जो फसल को काटते थे, आज एक हार्वेस्टर एक ड्राइवर के मदद से एक ही दिन में पूरे गांव के फसल को काट देता है। अब इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट लोगों का खत्म हो रहा है, रोजगार खत्म हो रहा है। वही गांधी जी का कहना था कि मास प्रोडक्शन जो है ये नहीं, इसके विरोध में थे, और वो चाहते थे प्रोडक्शन बाय मासेज हो, जिससे सभी लोगों को रोजगार मिले, और सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। अब यहीं पे समझना है, जो दो समस्या था,
एक जो सोशियो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स था आपका, एक जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और दूसरा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब ये दोनों समस्या खत्म होगा। सोशियो इकोनॉमिक क्या होगा कि जब हाथ से जब कपड़ा जब बनेगा, जब हाथ से सारा चीज जब प्रोडक्शन बाय द मासेज होगा, तो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन सभी लोगों में होगा, तो वहां पे इक्वलिटी होगा, सोसाइटी में एक समानता, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, और एनवायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि वहां पे ज्यादा मशीन वगैरह का जरूरत नहीं होगा। तो इसीलिए गांधी जी चाहते थे कि मास प्रोडक्शन हो, न कि मास प्रोडक्शन के विरोध में थे, वो चाहते थे प्रोडक्शन बाय द मासेज हो, ताकि ये जो दोनों समस्या है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और दूसरा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, दोनों दूर हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी इसको लेके बहुत सारे जो इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको लोगों ने डिस्कस किया था, बहुत सारे लोग इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे देख रहे हैं एट द इंटरनेशनल लेवल बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ जो एनजीओ, जिस तरह का हम लोग बात कर सकते हैं कि जो एनजीओ के जो लोग थे, इन लोगों ने भी इस पे काफी ज्यादा चर्चा किया था। अब देखिए अब कैसे इंटरनेशनल लेवल पे कैसे बात को उठाया गया, तो देखिए एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम, रोम एक द क्लब ऑफ रोम जो कुछ लोगों का एक ग्रुप है, एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन। अब इंटरनेशनल लेवल पे भी देखिए रिसोर्स कंजर्वेशन का मुद्दा उठाया गया, और सबसे पहला मुद्दा कहाँ उठाया गया, तो क्लब ऑफ रोम ने उठाया था, याद रखना है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमैटिक वे इन 1968। अभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिसोर्स कंजर्वेशन का जो इश्यूज है सबसे पहले कौन उठाया था, तो क्लब ऑफ रोम जो इंटरनेशनल लेवल पे है इसके द्वारा उठाया गया था। कब, 1968 में। तो 1968 में एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। अब दूसरा अगर देखें तो इन 1974 में एक गांधीयन फिलोसफी जो था फिर से मतलब इसको राइज किया गया, जो गांधी जी जो चाहते थे। अब कौन इसको प्रेजेंट किया था, इट वाज प्रेजेंटेड बाय द सुमाकर। सुमाकर एक व्यक्ति थे जो अपना उनका एक बुक था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अब ये ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल अ बुक वाज रिटन बाय, तो किसके द्वारा, तो सुमाकर के द्वारा। एक गांधीयन फिलोसफी 1974 में इस मुद्दा को उठाया। फिर अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल पे और कब उठा, तो ब्रंटलैंड जो कमीशन जो रिपोर्ट अपना दिया था 1987 में। अब यहाँ पे पूछ दिया जाएगा कि ब्रंटलैंड जो कमीशन का रिपोर्ट कब आया था, तो 1987 में आया था। ठीक है, अभी इस रिपोर्ट में दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को सबसे पहला बार इसी रिपोर्ट में चर्चा किया गया था। एंड एडवोकेटेड इट एज अ मीन्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। मतलब ब्रंटलैंड जो कमीशन है ये रिपोर्ट अपना दिया जो 1987 में, इसमें सबसे पहला कंजर्वेशन के लिए बोला गया कि भाई हम लोग को कैसा डेवलपमेंट करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। बिना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हम लोग अपने रिसोर्स को कंजर्व नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बुक को भी पब्लिश किया गया था और इस बुक का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट। और दूसरा इसके बाद फिर जो एक सबसे ज्यादा इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा भी कर लिया, अर्थ समिट जो 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आपका हुआ था। इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे भी अब क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से रिसोर्स कंजर्वेशन का बात किया गया है, किस तरह से इस मुद्दा को उठाया गया है। तो आप वहां पे इस सब टॉपिक को बता सकते हैं कि सबसे पहले क्लब ऑफ रोम ने 1968 में इसको ऊपर चर्चा किया। सुमाकर जो एक बुक लिखे थे स्मॉल इज ब्यूटीफुल। फिर ब्रंटलैंड कमीशन का रिपोर्ट आया, उसमें सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से ही हम लोग रिसोर्स का कंजर्वेशन कर सकते हैं। और फिर फाइनली एक बुक भी पब्लिश वहां पे हुआ था, आवर कॉमन फ्यूचर। और फिर रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुआ, ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। और कोई भी जो आपका अगर क्वेश्चन हो, जो क्वेरीज हो, जो समझ में नहीं आया हो कोई टॉपिक, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।